नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरिद्वार में आपदा से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में हुए नुकसान का धामी सरकार दोबारा सर्वे कराएगी। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसके निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ में संयुक्त रूप से ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। बातचीत के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने भी इसके निर्देश भी दिए। किसानों की शिकायत है कि कुछ क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का सही से आकलन नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में आए किसानों के मंत्री को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया गया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है और वहीं किसानों को मनरेगा से जोड़ने की मांग पर मंत्री ने ग्राम विकास आयुक्त को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार दोबारा कराएगी सर्वे। किसानों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपदा से नुकसान का सर्वे अब दोबारा किया जाएगा। धामी सरकार दोबारा कराएगी सर्वे। आपको बता दें कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे जो है वो दोबारा कराया जाएगा। किसानों ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पर संज्ञान लेने के बाद में आपदा से नुकसान का सर्वे जो है वो दोबारा किया जाएगा और धामी सरकार दोबारा सर्वे करवाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्ञापन सौंपने के लिए किसान संगठन जो है वो कार्यालय पहुंचा और धामी सरकार द्वारा कराएगी सर्वे। अब ये जो मामला है वो सरकार तक पहुंचा और किसानों ने मंत्री को जो है वो ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद में अब ये कहा गया कि आपदा से नुकसान का सर्वे दोबारा कराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों का दल मुझसे मिला और एक 5 सूत्रीय मांग पत्र मुझे दिया। उनका ये कहना था कि जो हरिद्वार में, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इस आपदा में हरिद्वार के किसानों का हुआ है, उनका ये कहना था कि उसका सर्वे ठीक नहीं हुआ है। पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। हमने जिला मजिस्ट्रेट से नीचे दुर्भाग्य से बात की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने भी पुलिस कार्यालय के समस्त राजपात्रित अधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ में मासिक अपराध गोष्ठी की। गोष्ठी के दौरान एसएसपी ने अपराधों की समीक्षा के साथ साथ उपस्थित अधिकारियों को स्मार्ट पुलिसिंग के गुर भी सिखाते हुए अपराधों के अनावरण में आधुनिक तकनीकों और सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है और आपको बता दें कि इस पर जोर भी दिया गया। और इस दौरान एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और बताया गया कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए हमेशा उनसे एक कदम आगे रहना पुलिस विभाग की अनिवार्यता बन गई है। सभी थाना प्रभारी ये सुनिश्चित करें कि अपराधों के अनावरण के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए और काफी सारी जानकारी भी दी गई है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थाना प्रभारियों के साथ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जहां पर स्मार्ट पुलिसिंग के गुण सिखाए गए हैं कि कैसे स्मार्ट पुलिस बने और कैसे अपराधों को कंट्रोल करने के लिए हमें स्मार्ट तकनीकी का जो यूज करना पड़ेगा। और थाना प्रभारियों के साथ में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें थाना प्रभारियों के साथ में स्मार्ट पुलिसिंग के गुण सिखाए गए कि कैसे हम अपराधियों को पकड़ सकते हैं और साथ ही कई और तकनीक जो है नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। साथ ही मासिक अपराध गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। अब जो महीने में मासिक होगा उस पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। स्मार्ट पुलिसिंग के गुण सिखाए जाएंगे ताकि पुलिस अपराधियों को आसानी से पकड़ सके। तो वहीं देहरादून सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी अपने आवास पर राजस्व, वित्त, नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सिंगल विंडो पोर्टल पर आएं और निवेश संबंधी आवेदनों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर लंबित निवेश प्रस्तावों के संदर्भ में रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए समस्याओं का समाधान किया जाए। निवेशकों के साथ में एमओयू की 100% ग्राउंडिंग को मिशन मोड में काम किया जाए। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने पुलिस
कार्यालय में समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ में मासिक अपराध गोष्ठी की है। राजधानी में नकली दवाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने भी बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है और इसके साथ में ड्रग कंट्रोलर ने आदेश भी जारी कर सभी औषधि और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए कहा कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उन्हें लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाए। राजधानी में नकली दवाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। औषधि विभाग ने अपने विजिलेंस की सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर है 1800-180-4246। इस पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है और इसके साथ में ड्रग कंट्रोलर ने भी आदेश जारी करके सभी औषधि और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं पेश करते हैं, उन्हें लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि अगर किसी तरह की कोई भी नकली दवाइयां मिलती हैं तो उसका आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बननी है या आपका क्या कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 1800-18042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की। तो वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि बाहरी राज्यों से आ रही पॉलीथिन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नक्शे पे अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि नैनीताल हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि बाहरी राज्यों से आ रही पॉलीथिन जो है वो पूरी तरह से बैन की जाए और पॉलीथिन पर रोक लगाया जाए। तो जो भी पॉलीथिन है, नैनीताल में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि बाहरी राज्यों से जो भी पॉलीथिन आ रही है उसको बैन किया जाए। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है और ये निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। बाहरी राज्यों से जो भी पॉलीथिन आ रही है उस पर बैन किया जाए और नक्शे पे अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून की बड़ी खबर है, नक्शे पे अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं और ये जो निर्देश दिया है वो नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया है। राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए कि बाहरी राज्यों से जो भी पॉलीथिन आ रही उस पर रोक लगाई जाए। राजभवन में एआई और रोबोटिक्स पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सीनी गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। UTU द्वारा तैयार किए गए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आवश्यक चीजों के लिए QR कोड तैयार किया गया। QR कोड को स्कैन करने पर सामान या फिर इन्वेंट्री की पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे अंतर्गत पहले चरण के ऑनलाइन गेट पास और सिस्टम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ में
इनविटेशन सिस्टम शुरू किया गया और इस प्रक्रिया में राजभवन में आने वाले आगंतुक जो हैं वो राजभवन की वेबसाइट पर जाकर कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कार्यशाला में एआई और रोबोटिक्स पर विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित लोगों को अपने अपने प्रस्तुतिकरण भी दिए गए और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक को अपनाना जो है वो बेहद जरूरी है और नवीन तकनीकों के साथ में माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यक्ति की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि राजभवन में एआई रोबोटिक्स का एक कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेनी गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ भी किया। यूटीयू द्वारा किए गए तैयार में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में अव्यवस्थित चीजों के लिए क्यूआर कोड तैयार किया गया है। आपको बता दें कि क्यूआर कोड को स्कैन करने का पर जो है उस समय इन्वेंट्री की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अंतर्गत चरण में ऑनलाइन गेट पास सिस्टम, साथ ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ई इन्विटेशन सिस्टम भी चालू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में राजभवन में आने वाले जितने भी गेस्ट होंगे राजभवन की वेबसाइट पर जाकर कहीं भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कार्यशाला में एआई रोबोटिक्स का विषय विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित लोगों को अपने अपने प्रस्तुतिकरण देने हैं। देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक शामिल हुए। इस दौरान पिछले एक महीने में बेहतर काम करने के लिए 49 कर्मियों को भी पुलिस मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया और सम्मेलन में पुलिस कर्मचारियों ने कुछ समस्याएं रखी जिन पर एसएसपी अजय सिंह ने भी उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। दूसरी ओर कार्यरत कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं उठाई। इस मौके पर एसएसआई कोतवाली प्रदीप रावत, नवीन जोशी डोईवाला, थाने के दरोगा साहिल और दरोगा विवेक जसवाल समेत अन्य को भी पत्र दिया गया। आपको बता दें कि देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक भी शामिल हुए और इस दौरान पिछले एक महीने में बेहतर काम करने वाले 49 कर्मियों को पुलिस मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि एक मीटिंग की गई जहां पर पुलिस मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। सम्मेलन में पुलिस कर्मचारियों ने कुछ समस्याएं भी रखी जिन पर एसएसपी अजय सिंह ने उचित कार्यवाही का भी आश्वासन दिया है। दूसरी ओर कार्यरत कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं उठाई। इस मौके पर एसएसआई कोतवाली प्रदीप रावत, नवीन जोशी डोईवाला, थाने के दरोगा साहिल और दरोगा विवेक जसवाल समेत अन्य को पत्र भी दिए गए हैं। पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक हुए शामिल इस मीटिंग में और पुलिस कर्मचारियों के सामने जो है कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी और सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक भी इस मीटिंग में शामिल हुए। आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है वो पुलिस मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। सभी 49 कर्मियों को पुलिस मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया और साथ ही ये जो मीटिंग है देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में आयोजित की गई जहां पर पुलिस कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन भी हुआ। इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, कार्यरत जो भी सैनिक हैं वो भी शामिल हुए। इस दौरान पिछले महीने में बेहतर काम करने वाले 49 कर्मियों को सम्मानित किया गया। फिल्म अभिनेत्री शेरी अग्रवाल ने काशीपुर नगर निगम में पहुंचकर स्वच्छता और पर्यावरण का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिंगल प्लास्टिक यूज को भारत सरकार ने बैन किया है, इसके बावजूद हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्होंने कहा कि अकेले कोई कार्य सफल नहीं होता, हम सबको मिलकर शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। लोगों को मेरा मैसेज देने के लिए और मैं सभी लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि स्वच्छता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण को और अपने सबसे पहले तो अपने खुद की सिटी को, अपने शहर को स्वच्छ रखना है क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत घर से होती है। तो हम अकेले कुछ भी कर नहीं सकते हैं, हम सबको मिलकर ही ये कार्य करना पड़ेगा।
अगर हम मिलकर करेंगे तो शायद 100 की जगह 2 दिन में ये कार्य हो सकता है। अकेले करने में बहुत वक्त जाता है और कर भी नहीं सकते। उधम सिंह नगर के खटीमा में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मदरसा रहमानिया और जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान और बीजेपी प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हेतु खटीमा के चयनित छात्र खिलाड़ियों मोहसिन रजा, नादिर रजा का स्वागत सम्मान किया गया। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दोनों छात्रों का राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हेतु चयन जो है वो किया गया था। और कार्यक्रम में चयनित दोनों छात्रों को फूलमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, शील्ड देकर स्वागत सम्मान करते हुए हौसला भी बढ़ाया गया। साथ ही आपको बता दें कि उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हुए शुभकामनाएं दी गई। हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के इस्लाम नगर क्षेत्र से 2 युवकों ने जिले से बाहर निकल के प्रदेश लेवल पे अपना परचम लहराया है। और इसी खुशी में आज जो हमारी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो तमाम लोगों ने एक निर्णय लिया कि इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग इनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो खेल की प्रतिभाएं खटीमा से छोटे से शहर से निकल के आगे जा रही है, उनकी जो हमारी सरकार है वो इनके ऊपर ध्यान दे। और इस संबंध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हम सब लोग इनके लिए अगला स्तर पे जो भी कदम होगा बेहतरीन से बेहतरीन कदम उठाने के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर बुलाकर उनका हौसला अफजाई किया। साथ ही मैं बताऊं कि मैं हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में पीटीआर रन कर रहा हूं और साथ ही साथ एक एकेडमी रन कर रहा हूं। मैंने इन बच्चों की प्रतिभा देखी और साथ में इनकी भी देखी, दोनों बच्चों के। साथ ही साथ कई बच्चे और इस्लाम नगर से मेरे पास आते हैं, 8 से 9 बच्चे आते हैं। उन बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है, हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। हमने उनको एक छोटा सा पाथ दिया, इन्होंने उस रास्ते में बखूबी निभाया। और ये बच्चों ने समथिंग, मैं इनको बताऊं मौसम के बारे में, इन्होंने 7 से 8 मेडल अभी तक जीत लिए हैं। टेंडरों के निस्तारीकरण को लेकर रुड़की नगर निगम में पार्षदों ने रोष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम हाल में पहुंचकर पार्षदों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया। और साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा बीते कई महीनों पहले लगभग 75 टेंडर भी किए गए थे, लेकिन फिर उन टेंडरों को निरस्त कर दिया गया। पार्षदों का आरोप है कि टेंडर तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बहाना बनाकर निरस्त कर दिया जाता है। आपको बता दें कि मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, टेंडरों के निस्तारीकरण में को लेकर रोष भी व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले हमारे मेयर की जगह जब अधिकारी यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड में हटवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, निर्वाचित घोषित है, बोर्ड भंग नहीं हुआ, मेयर साहब हटे कुर्सी से, तो वो हमारा जो अपमान किया गया इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और दूसरा, यहाँ पर पिछले वर्ष से आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ। जब भी टेंडर इन्होंने निकाले उसको कैंसिल कर दिए, कभी कोई लकूना बताया, कभी कोई। आप देखिए, इन्होंने 75 टेंडर निकाले थे, आज से 4-5 माह पहले। देखिए, आप रोज देखना जाएंगे, आप एक चीज देखिए कि 1 साल हो गए पार्षदों को कहते हुए वार्ड में कि ये सड़क के काम हो रहे हैं, कितने कहा जा रहा है कि टेंडर हमारे कई बार हो गए और वो टेंडर कैंसिल हो गए। तो हमें जवाब भी देना इस टाइम वार्ड में भारी हो चुका है। हमने तो उनके मथुरा बिहार के सुखदेव नगर के और संजय गांधी कॉलोनी के काम में कह के भी जवाब देना भारी हो चुका है। टेंडर हुए, फिर टेंडर कैंसिल हो गए, फिर प्रक्रिया हुई, उसमें 6 महीने उसमें गए, फिर दोबारा टेंडर हुए, फिर कैंसिल हो गए। अब कम से कम 1 महीना हो गया, डब्बे में टेंडर रखे क्यों नहीं खोल रहे, क्या वजह है इसकी हमें स्थिति को समझ नहीं आ रही। और ये जल्द से जल्द होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक का काम के प्रति और पार्षद के प्रति इतना आक्रोश बढ़ गया है कि पार्षदों को जवाब भी देना भारी हो चुका है।
उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों के भीतर एक अंधेरे कमरे में बंधक बनाए गए 24 बच्चों को रिहा कराया है। आपको बता दें कि यह अवैध मदरसा पुलभट्टा थाना अंतर्गत सिरौली कला क्षेत्र में चल रहा था। पुलिस ने मदरसे को सील कर मदरसा संचालक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अवैध मदरसे में बंधक बनाया गया था बच्चों को और पुलिस ने बच्चों को रिहा करा दिया है। ये पूरा मामला उधम सिंह नगर का है। कि अनाधिकृत रूप से मस्जिद का सेकेंड फ्लोर में कुछ बच्चों को पढ़ाया जाने करके उस चीज का तस्दीक करने के लिए पहले हमारा एएसआई गए थे, उसमें पुष्टि हुआ तो तब तक तो तुरंत हमारा एसओ भी गए वहां पे उन्होंने देखा कि 25 के आसपास के बच्चों को, लोकल के बच्चों को या बाहर के बच्चों को, सबको पढ़ाया जा रहा था अनाधिकृत रूप से मदरसा के रूप में। वो सेकेंड फ्लोर में, मस्जिद के सेकेंड फ्लोर में वो पढ़ाया जा रहा था। तत्काल हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और मस्जिद का संचालक और मदरसे का जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन सबके विरुद्ध जो है हम कानूनी रूप से कार्रवाई करें। सोमवार को तहसील में एसडीएम आकाश जोशी ने एसएसबी जवानों और अन्य विभागीय अधिकारियों संग बैठक की है। आपको बता दें कि एसडीएम ने बताया कि एसएसबी की तरफ से बीते कई दिनों से भारत नेपाल सीमा पर स्थित नो मैंस लैंड में जो अतिक्रमण को लेकर शिकायतें आ रही थी और बताया जा रहा कि एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट सुरेश कुमार तोमर की तरफ से भी बताया गया कि कुछ स्थानों में बाउंड्री पिलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से नो मैंस लैंड में अतिक्रमण भी हो रहा और इस संबंध में कई बार जवानों के संग विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि इसी संबंध में आगामी 26 अक्टूबर को नेपाल, एपीएफ और भारतीय एसएसबी के जवानों संग बैठक कर सीमा विवाद को लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें पूर्व में हमको एसएसबी की तरफ से नो मैंस लैंड में समय समय पर हो रहे इंक्रोचमेंट के संबंध में एक लेटर आया था, तो उसके संबंध में एक समन्वय समिति बुलाई गई थी जिसमें एसएसबी, पुलिस और फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी तथा रेवेन्यू की टीम द्वारा गठन कर दिया और इसमें अग्रिम बैठक एसएसबी की तरफ से अपने नकली काउंटर पार्ट के साथ 26 तारीख को रखी गई है और एक बार उस मीटिंग के बाद जो भी निर्णय निकलेंगे उसमें फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक रखी गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल के हुगली संसदीय क्षेत्र के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने भी शिरकत की और इस दौरान ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और वहीं विश्वकर्मा योजना का लाभ आम गरीब लोगों तक पहुंचे। इसके लिए भी पार्टी पदाधिकारियों को लोगों के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने के लिए पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने की भी जिम्मेदारी दी गई। और आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचते हैं और यही वजह है कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, जिसमें गरीब कामगार लोगों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध जो है वो कराया जाएगा। और दूसरी तरफ विश्वकर्मा योजना के प्रदेश प्रभारी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने भी कहा कि बड़े पैमाने पर गरीब और छोटे छोटे काम करने वाले स्वरोजगार कर आत्मसम्मान से जीने वाले लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जानकारी देकर इस योजना का लाभ दिया जाएगा और ओबीसी मोर्चे की बैठक का भी आयोजन किया गया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं, जो उनके लिए जिनके लिए बनी है, उन तक वो लाभ पहुंचे दृष्टिकोण से आज हमारे इस बैठक में हमारी लोकसभा की सांसद डॉक्टर चैटर्जी आई हुई हैं और हमारा प्रयास रहेगा योजना का लाभ उन समुदाय तक मिले जिनके लिए लाभ है। उसमें सरकार के सहयोगी के रूप में जागरूक हम लोग काम करेंगे और आज हमारी 4 जिलों के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत 4 जिलों के हमारे जो कृषि कार्यकर्ता है हमने उनको बुलाया है और इसमें हम लोगों ने जहाँ नाई है, धोबी है, कामगार है और हर तरह से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे अनेकों लोगों को इसका लाभ मिले, उस दृष्टि से घर घर संपर्क करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस भूमिका के कार्यक्रम सब लोगों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिले और नीचे स्तर तक पूरा उत्तराखंड प्रदेश में जाए। हम लोग इसके लिए हमारा पार्टी से ये प्रोग्राम है। इंडिया गठबंधन जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे उत्साह से इंडिया गठबंधन बने थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके सब छोड़ रहा है, क्योंकि खुद का स्वार्थ है कि सीबीआई, ईडी से, एजेंसी से बचने के लिए
ये लोग इंडिया में गठबंधन में शामिल हुआ था। अभी परिवारवाद का भी बात है कि किसके बाद खुद का किसी को बेटे को, किसी को भतीजा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सब लेके ये इंडिया गठबंधन बने थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।